इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर होगा विधि महाविद्यालय। उच्च शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। शुरू किए जाएंगे पंचवर्षीय पाठ्यक्रम। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री व अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा सिमरिया विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया गया शिलान्यास। और रीवा लोकसभा में रहे पूर्व प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने अपने निज निवास में आयोजित की पत्रकार वार्ता। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर होगा विधि महाविद्यालय। उच्च शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। शुरू किए जाएंगे पंचवर्षीय पाठ्यक्रम। मध्य प्रदेश कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आए, जहां पर उन्होंने तकरीबन 6 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बने विधि महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया, जिसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए उनके नाम पर विधि महाविद्यालय का नामकरण किए जाने की घोषणा की है। इस दौरान मंत्री ने विधि महाविद्यालय में पंचवर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने की भी बात कही। प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का आज रीवा दौरा सुनियोजित किया गया, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा विधि महाविद्यालय में तकरीबन 16 करोड़ 13 लाख की लागत से बनी नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पार्किंग शेड का भी शिलान्यास किया गया। इस दौरान मंत्री मोहन यादव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए, जहां पर उनके द्वारा विशिष्ट कार्य के लिए छात्रों को सम्मानित किया गया। विधि महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालय का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने भारत देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे में इस महाविद्यालय के नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि रीवा में बनी विधि महाविद्यालय में जल्द ही पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसके कारण शिक्षा का संबंध रोजगार से रखा गया, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा और रोजगार दोनों ही तर्क संगत बात है। रोजगार से नहीं रहा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए यही कारण है कि उच्च शिक्षा में आने के बाद सिवाय वो अपना एक आदमी जो अभी कोई स्कूल के बाद मिडिल के बाद काम छोड़ दे और किसी और जगह चला जाए तो 10-20 हजार मामूली बात है, कमा लेते हैं। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा रोजगार वाला व्यक्ति जब खड़ा होता है वो 5,000 में 15 साल से काम करने को तैयार है, क्योंकि उसको बाकी काम करने में शर्म आता है। ये जो विसंगति है, इस विसंगति को आने वाले समय में 2020 की जो नई शिक्षा नीति है निश्चित रूप से दूर करेगी और मध्य सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इसी सत्र से लागू करेंगे। अब वो समय का चला गया जब हम इस प्रकार की पढ़ाई करें जिसके माध्यम से बच्चों का भविष्य अंधकार में हो। हमको उनको बचाने की आवश्यकता है, इसीलिए अब नए कोर्स के मामले में अभियान लगाया हुआ है। कि अब हमारे जैसे आपने कहा कि 3 साल का डिग्री कोर्स लाना जरूरी नहीं है, आपने कहा कि ये 5 साल का होना चाहिए। अभी तक डीएलई भी 5 साल के चलता रहा। मैंने तो कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जहाँ भी जिस महाविद्यालय नए प्रोफेशनल कोर्स मांगेंगे सबकी मंजूरी उसी समय दे देंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इस आधार पर आपने कहा डीएलई भी 5 साल तुरंत देने के लिए तैयार, उच्च शिक्षा विभाग को कोई तकलीफ नहीं है। आने वाले सत्र से आप चालू करिए, प्रस्ताव भिजवाइए, मैं आपकी मांग मंजूर करता हूँ। आपने 2 बार बोले बीकॉम एलएलबी और बीबीए एलएलबी, आप तो मैं इसके अलावा भी कह रहा हूँ, तो आपने नहीं कहा है। आप तो बीएससी एलएलबी मांगोगे तो भी देने को तैयार है। हमारे अपने विद्यालय में महाविद्यालय में अगर पढ़ने का अनुकूल माहौल नहीं बने तो सरकार के मंत्री रहने में फायदा क्या है। हम आखिर कर रहे हैं तो
सरकार के माध्यम से किसी भी सरकार का मंत्रालय अगर उच्च शिक्षा है तो वो आईना होता है, सरकार की दिशा क्या है, सरकार सोचती क्या है, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ कमी रह गई। और वो भी तब जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। पूरे दुनिया की जिसकी आशा की हुई और ऐसा सक्षम और सबल नेतृत्व तो देश में भी है और देश में भी है जो अच्छे कामों के लिए पीछे नहीं हटता। तो मैं आपकी ये दोनों मांगों के साथ ये तीसरी मांग भी अपनी तरफ से इसके अलावा भी वजन दिया, क्योंकि मुझे आज दूसरे महाविद्यालय में जाने का समय नहीं मिल पाएगा। आप अपने यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं शिक्षा के उनको लेके बैठिए। अभी आपका टीएस कॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पर भी यदि वो कोर्स आपको खोलना हो, लगातार अच्छे महाविद्यालय आपका जो हमारे सिरमौर विधायक भी बोल रहे हैं, आप जिले के अंदर सांसद जी आप अपनी लोकसभा को लेके बैठिए कि आने वाले समय में आपके कौन कौन से महाविद्यालय में कौन कौन से कोर्स खोलना चाहिए, जिनके माध्यम से भविष्य में जिनकी हमारे बच्चों की आने वाले समय में भविष्य उज्ज्वल होगा और देश और समाज को लाभ मिलेगा। वो सारे सब्जेक्ट देने को मैं तैयार हूँ। आज इसी मंच से घोषणा करके जा रहा हूँ। दिल्ली महाविद्यालय की अगर कार्यरत कहा या यहाँ ये जिसका स्थान विशेष रहा है तो महाराजा के काल से यहाँ पर महाविद्यालय था। तो ऐसे में जब महाविद्यालय नया आ रहा है तो एक साथ दो चीज के साथ जोड़ दी गई है। नई बिल्डिंग का आनंद हमको मिल रहा है, लेकिन नई बिल्डिंग के साथ आपने दोनों बात से मांगी है। आपने कहा एक तो महाविद्यालय का नाम, तो बिल्कुल बात सही है कि एक संवैधानिक गलती कितनी बड़ी कीमत चुकाती है देश के सामने। ये उदाहरण हमारे सबके सामने है। जो आज़ादी के बाद संविधान बनने गया और आज़ादी के बाद जो संविधान लागू हुआ है वो किसी न किसी कारण से तत्कालीन प्रधानमंत्री कहिए या और जो भी उनके अपने राजनीतिक एंगल होंगे उसके कारण से वो धारा तो जोड़ दी गई, लेकिन उस धारा जोड़ने का परिणाम क्या आया है हमारे सबके सामने है। वो परिणाम आया है लगभग 40,000 निरपराध लोगों की मौत अगर देश में कहीं हुई है तो एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर के कारण हुई है। ऐसा कोई और राज्य नहीं था जिसने एक राजनीतिक गलती के कारण से इतनी बड़ी डीसी इतना बड़ा एक तरह से दुर्दांत अध्याय वो जुड़ा है जो देश के साथ कलंक के नाते से जाना जाता है। और हमारे लिए ये भी एक महत्व का विषय है कि उस गलती पे एक महापुरुष समय चेतावनी देता है, बताता भी है कि ये गलती हो रही है, ये मत करिए, और इसके लिए वो अपने आप की कीमत भी कितनी बड़ी चुकाते हैं। आजादी के बाद पहला ऐसा राजनेता था जो भारत सरकार में मंत्री है, भारत सरकार का मंत्री पद तो लात मार करके बाहर आते हैं डॉक्टर मुखर्जी, और वो इस बात को पूरे देश के सामने ले जाते हैं कि जम्मू कश्मीर का आजादी के बाद ये जो गलत कदम है पूरा देश जानेगा, दुनिया जानेगी कितनी बड़ी कीमत भारत चुकाएगा। और इतना ही नहीं, ना केवल मंत्री पद को लात मारते हैं बल्कि अपने आप की शहादत भी करके उनका उस समय मर्डर हुआ है, वो आंदोलन खड़ा करके डॉक्टर मुखर्जी का वो मर्डर आज भी इस बात के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा कि अपने राजनीतिक वोटों के स्वार्थ के कारण से आप क्या करने गए। और आखिरकार हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तालियां बजाइए जिन्होंने इस सदन को धोने का काम किया और कितने कम समय में किया। कोई सोच सकता था धारा 370 हट जाएगी, कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो सरकार बनी है केंद्र सरकार वाकई इसी प्रकार की सरकार है जो इसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए जाने जाती है। तो राजेश भैया मैं आपकी उस बात का तो तुरंत यही मंच से घोषणा करता हूँ, आज के बाद ये शासकीय निजी महाविद्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। इसका नामकरण हम करने की औपचारिक स्वीकृति आप अपना प्रस्ताव भिजवा दीजिएगा। मैं भोपाल से इसके एनओसी दूंगा और इसकी सारी प्रोसेस करके अब हमारा अपना महाविद्यालय डॉक्टर मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हम जब विद्यालय। इसके अलावा कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के द्वारा भाजपा के अंतर्कलह को लेकर दिए गए बयान पर पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल पर भी उच्च शिक्षा मंत्री मुकर गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार पटवारी के कारण ही गई है तथा अंतर्कलह को भी वह भली भांति जानते हैं। सबसे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए जो लॉ कॉलेज बना है इसका उपयोगी सिद्ध होगा। आज के इस अवसर पर यहाँ 2-3 मांग स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि लॉ कॉलेज के लिए तो हमने कहा है कि आज के बाद लॉ कॉलेज का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ चूँकि यहाँ लॉ का 3 साल का ही पाठ्यक्रम लागू था, आने वाले समय में BA LLB, BCom LLB, BBA LLB या और जो भी उचित समझेंगे सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से सभी प्रकार से कोर्स चलाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ चूँकि लॉ का बहुत पुराना इतिहास रहा है,
बड़े बड़े विद्यार्थी यहाँ से अच्छी अच्छी जगहों पे निकले हैं। ऐसे में लॉ कॉलेज की दृष्टि से सौगात देने की आवश्यकता मैंने इसी के साथ, चूँकि उच्च शिक्षा एवं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार ध्यान दे रहे हैं, मैंने कहा है कि और भी महाविद्यालयों में जो अन्य इस नगर में है या विंध्य क्षेत्र में है, जहाँ भी जो नए नए कोर्स खोलेंगे, सभी महाविद्यालयों को जो प्रोफेशनल कोर्स जिनके माध्यम से आने वाले समय में बच्चों को रोजगार मिल सके, या वो स्वयं का व्यवसाय करे या वो सर्विस सेक्टर में जाना चाहे, सभी में उसका लाभ लेंगे, सभी कोर्स खोलने की कोशिश करें। नहीं, हमने कहा कि शिक्षा से ही रोजगार मिलेगा, ये गलत है। जो कांग्रेस अंग्रेजों के टाइम पे चला आया था कि डिग्री के बाद नौकरी मिलेगी, हमारा कहना शिक्षा से उसका स्वयं का कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए, वो स्वयं का व्यवसाय भी कर सके तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खाली डिग्री के लिए पढ़ना अगर कोई चाहता है तो डिग्रियाँ देने का जो ज़माना था वो चला गया। नई शिक्षा नीति में अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो नई डिग्री शोध सहित मिलने वाली, रिसर्च में जो जाना चाहता है वही उच्च शिक्षा में आएगा। क्लास 6 के बाद ही नई शिक्षा नीति ये कहती है कि वो अगर तकनीकी कौशल में जाना चाहता है तो तकनीकी क्षेत्र में जाए और अपना जीवन यापन करे। लेकिन अगर वाकई इसको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए पूरी अनुकूलता बनाएगी। तो नई शिक्षा नीति हम इसी सत्र से लागू कर रहे हैं और उसी दिशा में चलेंगे, तब हमारे अपने बच्चों का व्यक्तिगत जीवन में भी जो 15 साल 12 साल पढ़ाई में जो बिगाड़ता है उसका उपयोग सिद्ध होना चाहिए। उसका शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बीजेपी में अंतर कला चल रही है, शिवराज जी जाएंगे और कमलनाथ ही रहेंगे। ये मुगालता वो सरकार में चलाते चलाते भी रख चुके थे, और जिनके बारे में आपने नाम लिया तो उनने तो जिस ढंग का जीवन जिया हम सबके सामने है। सरकार अगर गई है तो सबसे बड़ा कारण वही थे। और आज हमारे पास भले यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है तमाम, लेकिन गुणवत्ता के मामले में जो चर्चा पहले 30 साल पहले हमारी होती थी आज वो नहीं। उसके पीछे मेरी जहाँ तक मान्यता कि इस कालीन संस्थाओं को वो उच्च स्थान दिलाने में हमारे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान था। मैं पीछे के इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी भी सरकार साहब है, प्रोफेसर सरकार, मैं उनका विद्यार्थी नहीं था, लेकिन आज भी अगर वो कॉलेज के किसी कैंपस में चले जाते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। प्रोफेसर सरकार के नाम से आज भी विद्यार्थी नतमस्तक होकर के झुकते हैं, चरण धूल लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो क्वालिटी शिक्षकों की खत्म हुई, बहुत बुरा भी लगेगा। अगर किसी कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर ईओडब्ल्यू की जांच चलेगी तो उस कॉलेज का विद्यार्थी तो नमस्कार नहीं करेगा। अगर किसी कॉलेज के प्रिंसिपल की कॉलेज के अंदर शराब पीते हुए और मांस खाते हुए वीडियो वायरल होगा तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल को, उस कॉलेज की प्रतिष्ठा तो नहीं होगी। उस कॉलेज की प्रतिष्ठा ये सबसे बड़ा कारण रहा है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि श्रीवाद की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए विद्यार्थियों को सजाने संवारने और उनको जीपी सिंह बनाने के लिए यहाँ के शिक्षकों का सबसे पहला धर्म होना चाहिए कि कोई भी गुरप्रसाद सिंह दूसरा निकले, कोई जेएस वर्मा दूसरा निकले। और इसमें मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जितना सहयोग होगा वो अपन तैयार है। राजीव जी के प्रयास से ये बिल्डिंग बनी है। जहाँ भी हमारा भी जो भी सहयोग मिला, जहाँ लेना चाहा, दिल्ली में मैंने भी थोड़ा बहुत किया। लेकिन मैं फिर से प्रधानाचार्य जी से, शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि विद्यार्थियों को संभालने के लिए आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जो नई शिक्षा नीति आई है उस शिक्षा नीति के तहत तमाम सारे दरवाजे खुले हुए हैं विद्यार्थी के लिए। सब्जेक्ट के चयन में कोई परेशानी नहीं है। यद्यपि हमारी शिक्षा नीति का विरोध हो रहा है, हमारी हर नीति का विरोध हो रहा है, क्योंकि हम यथा स्थिति को खत्म कर रहे हैं। अगला देश 50 साल तक भारत किस रास्ते पर जाए, इसके लिए चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो, चाहे कृषि नीति हो, चाहे जो भी जितनी भी 25-25 साल से, चाहे वो न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले का भी विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसकी इजाजत नहीं दे रहा है। ये मोनोपोली तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने जहां जहां सुधारों की आवश्यकता थी वहां सुधार करने, हमारी शिक्षा नीति का भी विरोध हो रहा है। तमिलनाडु में आज हमारा विरोध हो रहा है, अखबार में देखिए, आप पढ़िए।
और लॉ कॉलेज की बिल्डिंग एक पुरानी समस्या बनी हुई थी लंबे समय से, और मध्य प्रदेश की सरकार ने, जब हमारी सरकार थी तो इसके भवन के लिए पर्याप्त राशि स्वीकृत हुई और भवन का निर्माण हुआ। थोड़ा लंबा समय जरूर लगा, लेकिन आज इसका लोकार्पण हो रहा है। अब कोई बाधा नहीं है कि हम विधि के क्षेत्र में एक आदर्श स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग स्थापित करें। अभी प्रिंसिपल ने बताया कि 5 ईयर कोर्स लॉ कॉलेज में अब ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे जो बच्चे हैं, रीवा के बच्चे तो NLI वगैरह में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यदि BA LLB और इस तरह के जो 5 ईयर कोर्स है, इसको यदि यहाँ पर सुविधा मिलेगी तो फिर लोगों को आगे यदि वो प्रोफेशनलिज्म में जाना चाहते हैं या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके लॉ फर्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा स्कोप है इस क्षेत्र में। और हमारे यहाँ के लोगों का दिमाग बहुत फर्टाइल है। मोहन यादव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीवा के लोगों का दिमाग राजनीति में, कानून में और पत्रकारिता में बहुत होता है। ये हम लोगों को बच्चे में छुट्टी की तरफ चला दिया। अब तो रीवा बहुत तेजी से डेवलप हो गया है, डेवलप हो रहा है। लेकिन जब हम लोग डेवलप नहीं थे, लोग कहते थे कि तहसील से ज़्यादा नहीं दिखता रीवा। उस समय भी लोग कहते थे कि रीवा के लोगों का ब्रेन बहुत फर्टाइल है। हमारे ब्रेन का लोहा तो उस समय लोग मानते थे, जब कहते थे कि रीवा अंडर डेवलप्ड है। लेकिन अब तो हम विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंदौर और भोपाल के लोग भी थोड़ा सा घबराए हुए हैं। आपके यहाँ महाकाल की कृपा है कि हर 12 साल में सिंधस आ जाता है। सिंधस आ जाता है तो मोहन यादव जी लोग उस सिंधस के चक्कर में पूरे फ्लाईओवर से लेके और पता नहीं क्या क्या बनवा लेते हैं, सीवर सिस्टम से लेके सारी चीजें। लेकिन हम लोगों को तो एक चीज मंजूर कराने में पसीना आ जाता है। एक बार लोगों ने कहा कि पैसा कहाँ से लाएंगे इस काम के लिए, हमने कहा जनता ने आशीर्वाद दे दिया, अब यदि पैसा पाताल में भी होगा तो ले आएंगे रीवा के विकास। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री व अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा सिमरिया विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया गया शिलान्यास। पूर्वा फॉल का होगा कायाकल्प। 1,62,00,000 रुपए की लागत से पर्यटन के क्षेत्र में होंगे अनेकों कार्य। भोपाल से मैहर पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात वो सीधे रीवा पहुंची, जहां शार्किन गार्डन के समीप सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश लेकर उनका स्वागत किया। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। ठाकुर जी का स्वागत है, ठाकुर जी का स्वागत है। KP त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। KP त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उषा ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री हम सबके बीच जोरदार तालियों का स्वागत करिए। आप सभी भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। विधानसभा के मेरे साथी और मेरे बहुत ही प्रिय भाई आदरणीय त्रिपाठी जी, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ये मेरा भाई भी बहुत बड़ा साधक है। KP भैया जिंदाबाद, KP भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। उषा दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जो भैया मुझसे मिलने आए कि दीदी आपको आना है, तो मैंने कहा भाई संध्या के वक्त आइए। जिस पाठ को मैं कहती थी उन दोनों भाई बहनों ने भैया सदैव से पाठ करते आए, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नेता आपको मिले। किसी भी नेता की कोई ताकत होती है
तो वो होते हैं संगठन के पदाधिकारी, बूथ के कार्यकर्ता और उनकी मित्र मंडली। मैं देख रही हूँ केपी भैया के सारे मित्रगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन मित्रों को भी प्रणाम करती हूँ। तो ये विधायक बना दिखता है, उसके पीछे ना जाने कितने दोस्तों का समर्पण होता है। जब सैकड़ों दोस्त समर्पण करते हैं तब कोई एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन पाता है। और मेरे भाई केपी बहुत ही मेहनती है और लगातार क्षेत्र की चिंता करते रहते हैं। ऐसे अपने भाई को भी मैं आज प्रणाम करने आई हूँ कि उनके नेतृत्व में आप सबके सहयोग से और मातृशक्ति जिसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है देश के निर्माण में, आज वो बहुत सभी समर्पित बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ये मानती हूँ कि समाज, घर, दुनिया, देश बदलना है तो बहनों का साथ में होना बहुत जरूरी है। आप सब साथ हैं, आपका स्नेह भारतीय जनता पार्टी पे बना रहे। कमल का ये फूल, चाहे मोदी जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे केपी भैया हो, चाहे उषा ठाकुर हो या यहाँ सारे पदाधिकारी, हम सब आप सबकी सेवा को सदैव तत्पर है। आप सबको प्रणाम। मेरे भाई के साथ प्राणपण से, ईमानदारी से खड़े रहना और भारतीय जनता पार्टी की नींव को बहुत मजबूत करना, ये प्रार्थना करने ये बहन यहाँ पर आई है। आप सबके स्वागत का बहुत धन्यवाद। अपने घर में स्वागत की जरूरत नहीं होती, भाई के घर आए हैं तो मिलेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे। ये औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं मेहमान नहीं हूँ, आप सबकी बहन हूँ, इस नाते आप सबको प्रणाम करती हूँ। बोलिए भारत माता की जय। टारकिन होटल के समीप स्वागत सत्कार के बाद संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सहित विधायक केपी त्रिपाठी का काफिला बसावन मामा स्थित पूर्वा फॉल के लिए रवाना हुआ, जहां जगह जगह क्षेत्र की जनता जनार्दन ने उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री ठाकुर सिमरिया क्षेत्र का सघन दौरा करते हुए क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं का जायजा लिया। साथ ही सिमरिया विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेते हुए विधायक केपी त्रिपाठी के काम की सराहना की और पर्यटन मंत्री ने पूर्वा फॉल का कायाकल्प किए जाने, रेलिंग, पाथवे एवं अनेकों सौंदर्यीकरण के कार्यों का भूमि पूजन किया है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री द्वारा 1,62,00,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। जानकारी के अनुसार पहले से भी सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा विधायक निधि से 50 लाख रुपए का कार्य कराया जा रहा है, इसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। इधर 1,62,00,000 रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा बाबू ठाकुर द्वारा किया गया। साथ ही गौशाला का निरीक्षण किया और 50 एकड़ भूमि में बन रहे गौशाला का भी जायजा लिया। जानकारी के अनुसार इस गौशाला में हजारों की संख्या में गायों को रखे जाने की व्यवस्था है। भाई ने जो संकल्प लिया है, मुझे लगता है वो रीवा को सबसे आगे करके ही मानेंगे। व्हाइट टाइगर सफारी और ये सब। हाँ, देखिए हमारे यहाँ व्हाइट टाइगर तो पूरी दुनिया में हमारे यहाँ से गया। पूर्वा फॉल का जो अभी कार्य योजना भाई ने बनाई है, मुझे लगता है उसके बाद यहाँ 4 चांद लगेंगे पर्यटन में। शिकायत प्राप्त होगी तो भूमाफियाओं को तो दंड देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिज्ञाबद्ध है। आप लिखित शिकायत करें, हस्ताक्षर अभियान चले, सारे भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराएगी भारतीय जनता पार्टी, ये हमारा वादा है। ऐसी जो संप्रदाय है, अभी भी पर्यटक का क्षेत्र है, ये रीवा शहर के अंदर कई संप्रदाय हैं, इनको डेवलप करने के लिए क्या योजना बनाएंगे? जिस प्रकार की मांग आती है उनको उस प्रकार का समाधान पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सदैव। पूर्वा फाल रीवा जिले का सबसे सुंदर फाल है और सर्वाधिक पर्यटन यहाँ पे आज की डेट में उपस्थित होता है। बरसात के दिनों में तो 1000 लोगों से ऊपर एक पर डे यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, आप सब जानते हैं। उसके लिए विधायक निधि से 50 लाख मैंने पूर्वा फाल के सौंदर्यीकरण के लिए दिया है और 1.5 करोड़ रुपए माननीय हमारी दीदी उषा सिंह ठाकुर जी पर्यटन एवं संस्कृति धर्मस्व मंत्री जी ने घोषणा की है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सिमरिया की जनता की ओर से देना चाहता हूँ। इस पर्यटन से हमारे क्षेत्र में पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ लोगों के आवागमन से रोजगार में भी निश्चित रूप से क्षेत्र के युवाओं को बहुत सारा लाभ मिलेगा।
ये पर्यटन जहाँ भी होता है रोजगार के एक प्रमुख कारक के रूप में पर्यटन को देखा जाता है। गायों के लिए सिमरिया विधानसभा के अंदर अभी हम दीदी को जा रही हैं देखने, हम लोगों ने एक विशाल गौशाला बनाने का काम किया जहाँ आने वाले समय में 10,000 गायें रहेंगी और सिमरिया विधानसभा के जिस गाँव में मैं जाता हूँ वहाँ से उठा के वो गायें सब गौशाला में रखने का काम हो रहा है। सिमरिया विधानसभा में आने वाले समय में गायों से कोई भी समस्या किसानों को नहीं होने देंगे, इसके लिए कृत संकल्पित है। संस्कृत विभाग से प्रांतीय कलाकार संघ रीवा को दी जाएगी प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की राशि, संस्कृत पर्यावरण मंत्री ने की घोषणा। स्वामी हरिदास संगीत समारोह का आयोजन संगीत परंपरा को अक्षुण्य रखने की दिशा में सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। यह बात कही है संस्कृत मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने, और उन्होंने इस दौरान स्वयं सुमधुर शिवतांडव श्रोत का गायन भी किया। भारतीय संस्कृति व विरासतों के संरक्षण की श्रृंखला में प्रांतीय कलाकार संघ रीवा द्वारा स्वामी हरिदास संगीत समारोह का आयोजन प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन एवं आध्यात्म विभाग के मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। मानस भवन रीवा में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए.के. सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि स्वामी हरिदास संगीत समारोह का आयोजन संगीत परंपरा को अक्षुण्य बनाए जाने का सराहनीय प्रयास है। उन्होंने पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल को साधुवाद देते हुए कहा कि उनके संरक्षण में रीवा में भारतीय प्राचीन संगीत परंपरा को कायम रखने का प्रयास यह सिद्ध करता है कि रीवा वास्तव में संगीत की भूमि रहा है। इस आयोजन के माध्यम से कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। सुश्री ठाकुर ने कहा कि विधायक राजेंद्र शुक्ल ने गौवंश संरक्षण के लिए गौशाला की स्थापना की, जो अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि प्रांतीय कलाकार संघ को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी ताकि इस आयोजन को और भव्यता मिल सके। सुश्री ठाकुर ने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष के दौरान हम सब अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को याद करें तथा आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने की सीख भी दे। संस्कृत मंत्री ने कहा कि हमारे देश की वैदिक जीवन पद्धति विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है। इसी का परिणाम है कि कोविड-19 जैसी महामारी से हम लड़ पाने में समर्थ हो सके हैं। पर्यटन मंत्री ने कलाकारों को उनकी प्रस्तुतियों के लिए सराहना की तथा उन्हें सम्मानित भी किया।
संस्कृत मंत्री ने इस अवसर पर शिवतांडव श्रोत की सुमधुर प्रस्तुति भी दी, जिसकी सुधी श्रोताओं ने करतल ध्वनि से सराहना की। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी हुजूर फरहीन खान सहित प्रशासनिक अधिकारी, आयोजन समिति के सदस्य तथा सुधी श्रोता व कलाकार उपस्थित रहे। आपसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि बेशक व्यवस्था है कि एक व्यक्ति मंत्री बन जाए, पर वो सर्वज्ञ नहीं होता। ये विभाग आप सबका है। आप सबसे प्रार्थना है, आपका कोई सुझाव, कोई मार्गदर्शन हो कि विभाग कैसे और अच्छे कामों को कर पाए, तो मैं आप सबका को आमंत्रित करती हूँ, आपका आह्वान करती हूँ कि आप सभी को मार्गदर्शन करें। भैया का आदेश हुआ है, क्रांति कलाकार संघ मध्य प्रदेश को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष अनुदान विभाग की ओर से मिले। भैया आपका आदेश का लागू पर है, आप जैसा कहेंगे विभाग उसको अक्षर करता है ताकि ये कार्यक्रम अगला वर्ष जो ये चल रहा है हमारा आजादी की 75वां वर्ष हो जाए। इस मौके पर आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ और आह्वान है संपूर्ण प्रदेश से, राष्ट्र से, कि आप जिस मत पंथ में जन्मे हैं, कम से कम उसकी कोई एक प्रार्थना आप अवश्य कंठस्थ करें। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि ये कंठस्थ प्रार्थनाएं हमारा आत्मबल बढ़ाती हैं। जीवन में जब हम किसी कठिन राह पर खड़े हों तो ये हमें सद्मार्ग की ओर ले जाती है। तो सबसे निवेदन है, अपनी आने वाली पीढ़ी को हम स्वयं भी कोई जिस मत पंथ को मानने वाले जो हमारे इष्ट देव हैं, उनकी एक प्रार्थना कंठस्थ करके नित्य प्रति अवश्य करें। वेदों के भी ये 10,000 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। रीवा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने अपने निज निवास समहिया में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान श्री तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इन दिनों देश का किसान और आम आदमी पूरी तरह से परेशान है। समस्याओं के बाद समस्याएं डाली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सी दुश्मनी का बदला जनता से ले रही है, किसी को नहीं मालूम। भारत कृषि प्रधान देश है। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा किसान है, लेकिन कृषि और किसान को ही सरकार प्रताड़ित कर रही है। आज कृषि बिल के चलते जहां किसान परेशान है, वहीं किसान से जुड़े मजदूर, श्रमिक, अन्य सभी वर्ग के लोग पीड़ित हैं। केंद्र सरकार अडानी, अंबानी के लिए कीमतें बढ़ा रही है। आइए सुनते हैं सिद्धार्थ तिवारी ने क्या कहा। मैं सभी मीडिया ग्रुप से आए हुए अपने मीडिया के साथियों को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप कम समय में आए और हमारी बात यहां पर सुनने के लिए तैयार हैं। आज देश का किसान और आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। समस्याओं पे समस्याएं उसके ऊपर डाली जा रही हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है केंद्र सरकार की किसानों से और भारतीय जनता पार्टी की कि इस तरह के 3 काले कानून वो लेकर के आए, जिसमें वो किसान की खेती, किसान की एमएसपी और अंतोगत जब मैं किसान की बात करता हूं तो सिर्फ किसान प्रभावित नहीं होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। जब एक किसान पीड़ित होता है, उसकी आय में कमी होती है, उसकी ज़मीन जाती है,
तो उसकी खेत में काम करने वाले मजदूर की भी आय और रोजी रोटी पे उसका प्रभाव पड़ता है। बिल पर्याप्त नहीं थे तो केंद्र सरकार ने सोचा अब आम आदमी के ऊपर क्या नई समस्या डाली जाए। पता नहीं आगे की क्या रणनीति है, कौन कौन सी तेल की कंपनियां ये अदानी और अंबानी को देने वाले हैं। इन्होंने बोला आप कुछ मत करिए, हम अभी से रेट ऐसा बढ़ा देते हैं 100 से 200 रुपए कर देंगे कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस बना बनाया बिजनेस ले लीजिएगा। पीड़ित किसान और ज्यादा पीड़ित किया जा रहा है महंगाई के कारण, और इस महंगाई से आम आदमी, छोटे व्यापारी, गृहिणियां, छात्र, कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस समय इसके द्वारा पीड़ित महंगाई से नहीं है। जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो उस पर निर्धारित सारी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे महंगाई की बड़ी भारी मार आम आदमी को पड़ती है। मैं जिले में आता हूं, हमारे जिले में तो एक बड़ी अनोखी सी स्थिति है। आम आदमी किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में जाकर के आप पूछ लीजिए, उनसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछिए, जितने लोग पात्र हैं क्या उनके राशन कार्ड बन रहे हैं? राशन कार्ड शिवराज जी और उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा क्योंकि उनके पास भरा हुआ है, लेकिन एक गरीब के लिए राशन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका जीवन उस पर आधारित होता है। गरीबी रेखा, हमारी कांग्रेस की सरकार ने गरीबी रेखा में जो आते थे पेंशनधारी, उनको 300 से 600 कर दिया, और वो 600 रुपए लेने के लिए अब बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। सरपंच से लेके तहसीलदार कार्यालय से लेकर के कलेक्टर के ऑफिस तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पटवारी सीमांकन से लेकर के फसल चढ़ाने तक के मोटे दाम ले रहे हैं। तहसीलदार का भी उसमें कट है। एसडीएम कलेक्टर तो बहुत बड़े अधिकारी हो जाते हैं। मारी मारी जनता घूम रही है, और अब थोड़ी गर्मी के बाद पेयजल संकट भी आ गया है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन मदमस्त है। जनता के इस स्थिति में जब प्रशासन ना सुने, जब प्रशासन में सुनवाई ना हो आम जनता की, जो कि आम जनता के सेवक हैं, तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का काम होता है कि वो जाएं और जनता की बात रखें। लेकिन जनप्रतिनिधि तो सत्ता के मद में मस्त हैं। 8 विधायक और सांसद ना ये लोगों के पास जाते हैं, ना ये अपने लोगों की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि जनता इनको वोट दे या ना दे, ये तो खरीद फरोख्त करके सरकार बना ही लेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से अपने विंध्य को और जिले को बता देना चाहता हूं कि जो काले कानून ये 3 आए हैं, इसमें जितनी मोहर नरेंद्र मोदी जी की है, उतनी ही मोहर जनार्दन मिश्रा जी ने भी इसमें लगाई है, क्योंकि वो भी एक संसद के सदस्य हैं। उतने ही कलम में दम है जितना नरेंद्र मोदी जी के है, और इन सब ने मिलकर काला कानून पारित किया है। इसलिए जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के इससे बच नहीं सकते हैं। इस पे उनको बात करनी पड़ेगी, और किसान का जो आंदोलन चल रहा है इससे वो बच नहीं सकते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों की एक मीटिंग हुई थी 16 फरवरी को। उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए हैं। पार्टी ने डिसाइड किया है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने डिसाइड किया है कि हमें एक जिला स्तरीय बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए। उस प्रस्ताव के बारे में और आगे की जानकारी आदरणीय शर्मा जी हमारे प्रवक्ता। आरटीओ विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी, बस ऑपरेटरों में मचा हड़कंप। सीधी बस हादसे के बाद आरटीओ विभाग सहित पुलिस विभाग वाहनों की सतत चेकिंग कर रहा है। अभी तक मनमाना तरीके से चलाई जा रही बसों पर अंकुश लगाने के बाद बस ऑपरेटरों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। सड़क पर चल रही बसों को रोककर जब चेकिंग की जा रही है तो प्रत्येक बसों में कोई ना कोई कमी पाई जा रही है, जिसके चलते उनका चालान भी काटा जा रहा है।
ढिकहा के समीप आरटीओ विभाग के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी, जहां 4 बसों में चेकिंग करने पर हर वक्त में ओवरलोड सवारी देखी गई, जिनके ऊपर चालानी कार्यवाही भी की गई है। अधिकांश बसें अभी भी ऐसी दौड़ रही हैं जिसमें इमरजेंसी गेट में सीटें लगी हुई हैं। इसे प्रमुख रूप से ध्यान देते हुए बसों के ऊपर कार्यवाही की गई है। इस दौरान उन बसों पर भी निगरानी रखी जा रही है जिन्हें परमिट तो है लेकिन बसें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। ऐसी बसों को आरटीओ विभाग की रजत कर रहा है। इसके बाद बस ऑपरेटरों ने कुछ बसों को भूमिगत कर दिया है। इन बसों में ओवरलोडिंग, किराया ड्यूटी नहीं, फिटनेस परमिट, तो आवश्यकताएं परमिट शर्तों को उल्लंघन करके कोई पाई जाती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। सर, जो जल बसें हैं उनको क्या उनका परमिट उनका फिटनेस निरस्त कर रहे हैं। अभी तक परमिट निरस्त अभी तक कितनी बसों को चेक किया? अभी हम 3 बसें सही पाई गई, तीनों का चालानी कार्रवाई की है आज। सर, ये पहले 4 बसें बिना फिटनेस जब्त की गई हैं, उनका कार्रवाई की गई। सर, ये पिछले गेट में जो सीटें हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह ने लिया ठेले में चाय की चुस्की का आनंद, कहा कि संत रविदास के पद चिन्हों पर चलेंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह एक टपरे में बैठकर चाय की चुस्की लेते कैमरे की नजर में आए। फिर उन्होंने इसका जो कारण बताया वह और भी दिलचस्प है। पूर्व मंत्री ने कहा कि संत रविदास ने जिस तरह से सत्य के रास्ते पर चलकर समाज को संदेश दिया है, ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर समाज की बेहतरी के प्रयास किए जाएंगे। चाय का आनंद लिए हैं जी, क्या संदेश देंगे आज संत रविदास जयंती? आज रविदास जी की जयंती है, बड़ा पावन पर्व है आज से हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो वो उनका संदेश था, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करें, आदमी अच्छे कर्म करे, ईश्वर को याद करे और भाईचारा सभी जातियों के बीच में बना रहे, सभी धर्म के लोगों के बीच में बना रहे। यही सदियों से हमारे ऋषि मुनि भी कहते आए हैं, ऋग्वेद में भी यही मिलता है और संत रविदास जैसे महापुरुष ने, संत ने भी यही बात कहा है। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर होगा विधि महाविद्यालय, उच्च शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। शुरू किए जाएंगे पंचवर्षीय पाठ्यक्रम। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री व अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा सिमरिया विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया गया शिलान्यास। और रीवा लोकसभा में रहे पूर्व प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने अपने निज निवास में आयोजित की पत्रकार वार्ता। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।